हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को खान जीएस रिसर्च सेंटर का नोट्स जो है बायोलॉजी का, उसी को हम लोग डिटेल्स में इसमें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज से हमारा सीरीज जो आने वाला है बायोलॉजी का, टोटल 16 चैप्टर का आप लोग के साथ सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका से। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कोशिका है, उसी से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पे अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो को लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कोशिका के बारे में जानेंगे, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों का मिश्रण है। ठीक है, बायो हो गया और लॉजी, LOGY। ठीक है, बायो और लॉजी, यानी कि बायो और लॉजी, दो शब्दों का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायो का अर्थ क्या हो गया, बायो के मतलब हो गया जीवन। ठीक है, बायो का मतलब क्या हो गया, जीवन। जीवन और लॉजी का मतलब क्या हो गया, लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। ठीक है, तो जीवन के अध्ययन, जीवन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। जीव विज्ञान को कितने शाखा में बांटते हैं, जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटते हैं। ठीक है, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जंतु का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं। जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग कोशिका के बारे में देखेंगे। तो कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका के बारे में देखते हैं। तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हाँ, आप लोग अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठे हैं, और इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, क्योंकि इसका एक एक जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। एग्जाम में रिपीटेड इसमें क्वेश्चन रहता है, रिपीट करके ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं और कमेंट करके बताते चलिएगा, ताकि आप कमेंट करिएगा तो उससे आपको भी याद होते रहेगा। इस तरह कमेंट करते रहिएगा हमेशा। तो कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका के खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब किया गया था, 1665 ईस्वी में किया गया था, जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने जो कोशिका को खोजा था वो मृत कोशिका था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था वो क्या था, मृत कोशिका का था, मरा हुआ कोशिका था, जिसको 1665 में खोजा गया था, और इसे ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछता है हमेशा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में हुआ था। जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था, 1674 ईस्वी में, जो कि एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। जीवित कोशिका का क्वेश्चन अगर पूछ देगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो आप लोग क्या मारिएगा, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। कब किया था, तो 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कॉमेंट करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को याद होगा, तो इसलिए कमेंट करते चलिएगा। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट ब्राउन को कहते हैं। ठीक है, सॉरी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी हम लोग एंटोनी वान लीeuwenhoek को ही कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, तो 1881 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया गया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है,
कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा को कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा को हम लोग कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजित नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से चोट लगने को शीघ्र मृत्यु हो जाती है। चोट लगने पर शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत होता है। वह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ठीक कर लेता है। कोशिका का अंग जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकेंजे ने किया था। पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक जो था वो जीव द्रव को खोजा था, प्रोटोप्लाज्म को खोजा था। यह एक तरल गारा पदार्थ है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है, जो 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। नेक्स्ट देख लेते हैं कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है और केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों को क्या करता है? सुरक्षा देता है। ठीक है, जीवाणु एक पादप का होता है। जीवाणु एक पादप का होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कायरिन का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु के अंदर जाने देता है। नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। नोट करते चलिएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है, यह क्रेब्स चक्र कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, जिसका फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दीवारों की क्रिस्टी कहते हैं। दीवारों को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, स्मूथ रेटिकुलम और रफ रेटिकुलम। रफ मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर
का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेंडिमेंटल कोएफिशिएंट, गोल्जी बॉडी एवं गोल्जी अपरेंट, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात सहायक करता है। सेंट्रोसोम तारककाय, वह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन यानी कि सेल प्लेट के द्वारा होता है। लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन करता है। इसके अंदर का अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो वह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में कि आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कॉमेंट्स आप लोग करते चलिएगा, कॉमेंट्स जितना कॉमेंट्स कीजिएगा उतना आप लोग को याद होगा। तो आत्महत्या की शैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसी खोज डी दुबे ने किया था। यानी कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। रसधानी वैक्यूल्स, यह जल को संचित करके रखता है, यानी कि जल को स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक यानी कि प्लास्टिड, यह पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक और अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब आगे देखते हैं कौन कौन प्रकार का होता है। तो हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक यह भोजन का संग्रहण करता है और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है। एग्जाम टमाटर का रंग लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन के वजह से, चुकंदर का रंग बीटानोन की तरह से, फूलों का रंग जेंथोफिल के वजह से। कोशिका का प्रकार। ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका अविकसित कोशिका और विकसित कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में 2 होता है, पादप और जंतु कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका यह पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के आकार चौकर बना है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक माना जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम
हाँ क्वेश्चन है ये, आप लोग चलिए क्वेश्चन बताइए, इतना देर से आप लोग पढ़ रहे हैं, चलिए क्वेश्चन बताइए। ठीक है, कि बिना कोशिका, आप लोग क्वेश्चन बताइए, इसको क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट से। ठीक है, तब तक से हम लोग गुणसूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मानव में यह 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, जोड़ा में अगर पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, और ऐसे पूछेगा तो 46 हो जाएगा। इसकी खोज वेल्डेयर ने किया था। इसकी ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अरान कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अरान कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। कुछ क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जीवाणु में 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, मटर में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, प्याज में 16 क्रोमोसोम पाया जाता है, मक्का में 20 क्रोमोसोम पाया जाता है, टमाटर में 24 क्रोमोसोम, मेढक में 26 क्रोमोसोम, नींबू में 18, 36 यानी कि छोटा नींबू में 18 और बड़ा नींबू में 36 पाया जाता है, मानव में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम की बात किया जाए तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, जो कि 1600 क्रोमोसोम होता है। केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल यह 2 प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसकी श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए में एक आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इसे एक क्रम में सजाता है। rRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो एसिड का परिवहन करता है और राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम आरएनए, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। अब देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है, एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। एक कोशिका का टूटकर 2 या उससे अधिक निर्माण कर लेना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है,
असूत्री विभाजन ये माइटोसिस, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और दो भागों में बंट जाता है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल में होता है। जनन कोशिका ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरे शरीर में कायिक कोशिका बना देता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करता है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान होता है, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्था होती है: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। इंटरफेज यह सबसे बड़ी अवस्था, इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज इसमें स्प्लिंडर फाइबर, तुर्क धाता तथा निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। एनाफेज यह सबसे छोटा अवस्था होता है, इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका का अंग ध्रुवों पर चले जाता है। टेलोफेज यह सबसे अंतिम अवस्था है, इसमें विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाली अनियमित का सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण सजीव में असामान्य लक्षण उभर आती है। टर्नर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जा सकता है। क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जा सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है तथा जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइट कहते हैं। पटाव सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं। यह मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। इसके ऊपर का होठ कटा होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा, यहाँ पे कोशिका कंप्लीट होता है। सेल चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ कमेंट है, कोई क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। और वीडियो कैसा लगा चैनल में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक लिख के बताएं। और एक कमेंट आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, टिश्यू के बारे में, यानी कि उत्तक के बारे में। उत्तक के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग पढ़ के आइएगा सभी कोई उत्तक के बारे में, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।